खाना खाते ही हमें गैस का मसला शुरू हो जाता है। इसको अंग्रेज़ी में डिस्पेप्सिया कहते हैं और खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें मोशन आ जाता है। ये उनकी एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो सर गैस और तेज़ाबियत इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की अलामत क्या डिफरेंट हैं? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी गैस जो है डिस्पेप्सिया वगैरह हो सकता है। फास्टिंग है या रोज़ा है, ये बना इसलिए था कि आप अपने मैदे को रेस्ट दें। ये सोच के कि सारा दिन रोज़ा रखना, हम ठोंस ठोंस के खाते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है, तो आधी चपाती भी ले लेना तो आपके लिए वही काफ़ी है। और कोशिश करें सुबह सहरी के वक्त आप चाय ना पिएं। थोड़े से कोई चाट अगर आपने बनाई है, चना चाट, वो ले लें। तो सर जो पेशेंट होते हैं अल्सर के या एच पायलोरी के, तो वो रोज़ा किस तरह से रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स विद योर होस्ट अरूज बेग। नाजरीन, जैसा कि हम अपने चैनल के तवज्जुद से हर बीमारी की हिदायत और तरीक़ाकार उससे बचने के लिए आपको बताते हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा मसला जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को होता है। पर्टिकुलरली हम रमज़ान के तनाज़ुर में बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पेट में उफारा है, गैस है, तेज़ाबियत है। तो इस पे हम तफसील से जानने के लिए आज डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इससे किस तरह से हमने बचना है, कैसे निजात पानी है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा पेट खाली होता है तो गैस भर जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी हैं, वो कहते हैं कि खाना खाते ही हमें गैस का मसला शुरू हो जाता है। तो ये दोनों क्या इश्यूज़ हैं, इनके अलामत डिफरेंट हैं या क्या हैं, क्या वजूहात हैं इनकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे अक्सर लोगों में बहुत बड़ा जो मसला जो हमारे डॉक्टरों के पास आते हैं, वो ये कहते हैं जी हमें गैस है बहुत ज़्यादा, बदहज़मी है, ठीक है जी, खाना हज़म नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आज हम जानेंगे कि इनकी क्या वजूहात हैं और कैसे इसको ठीक करना है, ठीक है जी। तो इसकी डिफरेंट वजूहात में कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसमें आपको कोई डिज़ीज़ नहीं होती, इसको अंग्रेज़ी में डिस्पेप्सिया कहते हैं कि बदहज़मी या गैस वगैरह। तो एक होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। उसमें क्या होता है कि आपके अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी सोजिश नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद आप थोड़ा सा खाना खाते हो तो आपको लगता है मेरा पेट फुल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद पेट फूलना शुरू हो जाता है। फिर इसकी दूसरी किस्म है जिसमें आपको तेज़ाबियत और पेट में दर्द वो शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो उसमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया में एक आ जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS उसको कहते हैं। ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं कि खाना खाते हैं, साथ ही उन्हें ब्लोटिंग और गैस और पेट में दर्द हो जाती है और खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें मोशन आ जाता है, ठीक है ना। ये अपना जैसे बंदा मेंटली इरिटेबल हो जाता है, इसी तरह हमारी ये गट भी इरिटेबल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बाज़ का कब्ज़ भी हो जाती है, बाज़ का लूज मोशन भी हो जाते हैं और गैस जो है ना वो बननी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक होती है कि बाज़ लोग तेज़ तेज़ खाना खाते हैं और जब वो खाना खाते हैं तो साथ ही एयर काफ़ी ज़्यादा वो अंदर ले जाते हैं, इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टमक में जब बहुत ज़्यादा गैस वो इनहेल कर लेते हैं तो उससे भी वो गैस अंदर ट्रैप हो जाती है। तो फिर उसके अलावा ये है कि जैसे किसी को कब्ज़ हो जाए तो उसका भी पेट फूला और गैस और डिस्टेंशन वगैरह हो जाती है। इसके अलावा एक टर्म है डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। जैसे एक शुगर का पेशेंट है, उसको क्या है कि उसका स्टमक जो है, उसका चूँकि नर्वस सिस्टम सारा ही इफ़ेक्ट होता है, तो जब नर्व्स इफ़ेक्ट होती हैं तो उसका स्टमक खाली नहीं होता, वो काफ़ी देर खाना मैदे में ही पड़ा रहता है। उसको कहते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो जब वो ज़्यादा देर मैदे में ही रहेगा तो फिर वो गैस बनेगी, तेज़ाबियत बनेगी, ठीक है जी, चूँकि मैदा खाली नहीं हुआ और आपको ब्लोटिंग और भारीपन जो है, अफारा, वो फील होगा। सही। इसी तरह आजकल जो वज़न कम करने वाले टीके, ओज़ेम्पिक वगैरह या बाकी जितने भी आजकल नए भी आ गए हैं, लोकल कंपनीज के बने हुए,
तो वो भी जब लगाते हैं ना तो वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करते हैं, ओके। ताकि खाना आगे जाए ना, आपको भूख लगे ही ना, आपको लगे कि मैं पेट भरा हुआ है, ठीक है ना। तो वो भी एक काज है इसकी फुलनेस की। फिर उसके बाद हमारी कुछ डाइटरी काजेज हैं, हमारे खाने वाली चीज़ें। मसलन आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है ना, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मैदे को आप खाली नहीं होने देते, तो वो जब मैदा खाली नहीं होगा बार बार खाने से, तो आपको बदहज़मी हो जाएगी, आपको अफारा हो जाएगा और आपको गैस बनेगी, ठीक है ना, डिस्कम्फर्ट आपको फील होगी। फिर उसके अलावा कुछ जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, उनके अंदर गैस होती है। अक्सर लोगों ने एक मिथ है कि जब हम कोई इस तरह की गैस वाली बोतल पीते हैं तो हमें डकार आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि खाना हजम हो गया। ये उनकी एक गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर गैस भरी होती है, आप उसको ऐसे ला के उछालें तो वह कैसे ऊपर बाहर निकलती है, वो सारा उस कार्बोनेटेड गैस होती है, उसकी वजह से होता है। तो वो जब पूरा लिक्विड हम अंदर लेते हैं, उसकी वजह से वो गैस अंदर चली जाती है स्टमक में, और फिर आपको वो गैस बाहर जब निकलती है तो वो डकार की शक्ल में, तो मरीज़ ये समझता है कि मुझे डकार आ गया तो अब मेरा खाना हजम हो गया। तो ये एक फॉल्स बिलीव है लोगों के अंदर। है। तो सर गैस और तेज़ाबियत, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की अलामत क्या डिफरेंट हैं? अच्छा, इसमें यह है कि तेज़ाबियत ये है ना, उसमें यहाँ पे एसिडिटी, बर्निंग, आपको जलन महसूस होगी, ठीक है ना। और जो गैस है उसमें डिस्टेंशन फील होगी, यानी भारीपन, ठीक है ना। तो लिहाजा है ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया की दोनों किस्में, लेकिन यह है कि उसमें ज़्यादा अफारा होता है, और दूसरा जो तेज़ाबियत है उसमें जलन होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों में फ़र्क है। फिर कुछ खाने ऐसे हैं जिसमें, जैसे दूध है, इसमें लैक्टोज है जी। आप हमारे अंदर एक लैक्टेज एंजाइम है, वो अक्सर लोगों के अंदर डेफिशिएंट है, और पर्टिकुलरली जब आप काफ़ी अरसा दूध ना पिए तो वो नहीं बनता। अच्छा। वो एंजाइम जब नहीं होगा तो आपके अंदर वो दूध जो है उसके अंदर जो लैक्टोज है वो अफारापन करेगी। अच्छा, ठीक है जी। इस तरह सार्बिटोल है और फ्रुक्टोज है, वो आप ज़्यादा लेंगे तो वो भी अफारे की वजह। जिन लोगों को दूध लेते ही उनको फ़ौरन से मोशन वगैरह आ जाते हैं, क्या वो भी लैक्टोज इंटॉलरेंस? वो इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर ये है कि जैसे दालें हैं, कुछ दाल, चना, अक्सर लोग जब चने की दाल खाते हैं या बीन्स वगैरह जो है, लोबिया वगैरह, तो इन दालों के खाने से पेट में अफारा उनमें हो जाता है, ठीक है ना। तो वो उसको टॉलरेट नहीं करते। इसी तरह फिर ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है, ये अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी गैस जो है, डिस्पेप्सिया वगैरह हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मुरगन खाने हैं, ठीक है जी, तो मुरगन खाना जितना ज़्यादा होगा वो मैदे में उतना ही ज़्यादा लंबा स्टे करेगा, ठीक है जी। तो जैसे हमने शुरू में कहा कि जो चीज़ें लंबी स्टे करती हैं वो गैस पैदा करती हैं, ठीक है जी। उसके अंदर वो उफारा उतना ही ज़्यादा होगा, और चूँकि वो तो लंबा। हम रमज़ान के तनाजुर में बात कर रहे थे कि हम सहरी में किस तरह की सहरी करें, कौन सी ग़िज़ाएँ लें कि हम ये स्टमक के इशू से बच सकें? देखें जी, रमज़ान में चूँकि हमने 2 दफ़ा खाना होता है, ठीक है जी, और रमज़ान बेसिकली ये जो फास्टिंग है या रोज़ा है, ये बना इसलिए था कि आप अपने मैदे को रेस्ट दें, ठीक है, ताकि आपका जो अंदर ओवरऑलिंग है वो मुकम्मल हो जाए। आप के जो अंदर जंक पड़ा हुआ है, जो डेड सेल्स हैं, वो सारे रिप्लेस हो जाएं और न्यू जनरेशन उसकी हो जाए। चूँकि ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जो कि जब आप 7-8 घंटे का फास्टिंग करते हैं उसके बाद वो शुरू हो जाता है, और जितना लंबा आप फास्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो तेज़ हो जाता है। ठीक है। तो ऑटोफेजी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अंदर वो चीज़ें
जो कि जहरीले मादे हैं, जरासीम हैं, डेड सेल्स हैं, तो वो सारी जो है ना उनको रिसाइकल कर लेता है जिस्म, और वो एनर्जी उससे हासिल कर लेता है और वो नुकसान देने की बजाय उल्टा फ़ायदेमंद हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम फास्टिंग नहीं करेंगे तो फिर ये जितने पाइल अप होते जाएंगे और यही कैंसर का और ये और मूजी मर्ज जो है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फॉलेज, गुर्दे फेल, ये सारा फैटी लिवर, ये सारा इसी वजह से होता है कि हम जिस्म को रेस्ट ही नहीं देते, स्टमक को रेस्ट ही नहीं देते। ठीक है ना। तो आपका इंसुलिन लेवल लो नहीं होता जब आप बार बार खाएंगे, इंसुलिन लेवल लो नहीं होगा तो फिर आपका जो है ना ये मसाइल जो मैंने गिनवाए हैं वो होते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर सहरी में सर कौन सी ग़िज़ाएं हमें लेनी चाहिए, ये प्लीज़ बता दीजिए। हाँ जी, सहरी में आपको इस तरह करना चाहिए कि उसकी क्या है कि वो खाना जो कि बहुत जल्दी हजम होने वाला ना हो। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने खाया और साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड खाए तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी हजम हो जाएगा और इंसुलिन भी वो ज़्यादा बढ़ाएगा, तो आपको बड़ी जल्दी भूख लग जाएगी। लिहाजा प्रोटीन और फैट, ये चीज़ें अगर आप लेंगे तो आप ज़्यादा आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है जी। फिर ये है कि रात भर आपने थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। जितनी देर आप जागते हैं कोई ना कोई लिक्विड, ठीक है जी, जिसमें नींबू पानी हो सकता है, लस्सी हो सकती है, सादा पानी हो सकता है। ठीक है जी। ये चीज़ें आप रात को लेते रहे, चूँकि एकदम सुबह जो हम काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेते हैं ना, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि वो इतनी ज़्यादा फिर इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो आपने वो यूरिन के रास्ते निकलता रहता है, निकल जाता है, तो आपके सेल डिहाइड्रेट रहते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा आपको वो फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो इसलिए हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ पानी आप लिक्विड लेते रहें। उससे क्या होगा कि आपके जो सेल्स हैं वो हाइड्रेट रहेंगे। ठीक है जी। और सेल्स का अगर हाइड्रेशन कम होगी, वो डिहाइड्रेटेड होंगे, तो आपका कार्टिसोल लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और जो कि इंतहाई नुकसानदेह। ठीक है। तो सर सहरी में जो हम ये सोच के कि सारा दिन रोज़ा रखना, हम ठोंस ठोंस के खाते हैं, पराठे खाते हैं डालडा घी के, तो ये क्या स्टमक पे इनका इफेक्ट कैसा होता है? देखें जी, ये हमें ना हम हिफ्ज़ मा तक़द्दम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं कि आपको जिस्म को सही तरह से काम करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और हेल्दी ज़िंदा रहने के लिए आप आधी चपाती भी ले लेना तो आपके लिए वही काफ़ी है। ठीक है। चूँकि हम चाहेंगे कि थोड़ी ग़िज़ा लें और अपने जिस्म को इस पूरे महीने में शुरू के चंद दिन आपको वीकनेस फील होगी अगर आप थोड़ा खाते हैं। आप उसमें क्या क्या ले सकते हैं? आप अंडा ले सकते हैं, आप दही की बजाय ग्रीक योगर्ट आपने कैसे बनाना है, अपने घर में बन जाएगा, आपको कोई बाजार से महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप आम दही में थोड़ा सा पानी मिलाएं, उसको मलमल के कपड़े में अच्छी तरह निचोड़ लें, जो बाकी बचेगा ऊपर वो आपका ग्रीक योगर्ट है। बेहतरीन चीज़ है, उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन भी है। तो ये आप लेंगे ना तो आपके लिए उसी की लस्सी भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने अगर बहुत ज़्यादा आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते तो एक छोटा सा देसी घी का पराठा आप साथ बना लें। ठीक है। और कोशिश करें सुबह सहरी के वक्त आप चाय ना पिएं, क्योंकि चाय के साथ यूरिन ज़्यादा आता है, आप जल्दी डिहाइड्रेट होंगे। ठीक है ना। इसलिए आपने या कोई सालन है बना हुआ तो वो आप खा सकते हैं, वो उस पराठे के साथ ले लें या चम्मच के साथ खा लें। ठीक है ना। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पेट भर के बिल्कुल नहीं खाना, वो आपके लिए उल्टा नुकसानदेह होगा। और जो हमने फ़ायदे लेने थे रमज़ान से फास्टिंग के, वो नहीं आपको मिलेंगे। तो सिर्फ इफ्तारी के वक्त हम एकदम से सडनली ओवर ईटिंग कर ले, तली हुई चीज़ें भी पी रहे हैं, मशरूब खा रहे हैं, मशरूबात भी पी रहे हैं, तो ये जो मिसलिनियस चीज़ें इकट्ठे लेना, इसका मैदे पे क्या इफेक्ट होता है? देखें, आप जो है ना, आपने कोई काफ़ी लंबा रोज़ा रखा, अब आपका पेट खाली है। ठीक है ना। इसकी मिसाल ऐसे है
आपने 2 ये जो फोम के टुकड़े हैं आपके पास, एक बिल्कुल खुश्क है और एक गीला है, ठीक है। ठीक है। जो गीला है ना उसके ऊपर वो उसको किसी पानी के ऊपर रखेंगे ना तो पानी को इतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जी। पानी है। और जो खुश्क है ना उसके ऊपर यहाँ पे आपने पानी फेंका हुआ है, उसको उसके रखेंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा पानी चूस लेगा, एकदम सक करेगा। सही। हमारा मैदा जब खाली है ना, आप उसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट देंगे, वो ऐसे सक करेगा उस कार्ब को और फटाफट ब्लड में फेंकेगा और ब्लड में से एकदम से स्पाइक आएगी आपके ऊपर ग्लूकोज की। और जब ग्लूकोज की स्पाइक आएगी तो उतनी ज्यादा इंसुलिन की स्पाइक आएगी। ठीक है। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सडनली आपने जो फायदा उठाया हुआ था सारा दिन बगैर कुछ खाए पिए, वो आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो सडनली ये जितने समोसे हो गए, पकोड़े हो गए और इवन फ्रूट चाट होगी और जो बाकी आप ये रंग बिरंगे जो शरबत पीते हैं, ठीक है ना, इसकी बजाय क्या करें कि सुन्नत के तौर पे एक छोटी सी खजूर, उसे रोज़ा अफ्तार करें। उसके साथ आप लीमू पानी ले लें, नमकीन, मीठा नहीं लेना। ठीक है। ठीक है जी। वो लीमू पानी जब आप पी लेंगे उससे आपकी अंदर जो डिहाइड्रेशन थी और खजूर से आपको एनर्जी मिल गई, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंगे तो मैंने कहा जैसे स्पाइक आएगी। उसके साथ आप थोड़े से कोई चाट अगर आपने बनाई है, चना चाट, वो ले लें। सिर्फ फ्रूट का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि फ्रूट में फ्रुक्टोज है और वो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा थोड़ी सी 3-4 चम्मच चना चाट, 2-3 चम्मच ये फ्रूट चाट, ये लेके उसके बाद आप पढ़ें नमाज। फिर थोड़ी देर ठहर के आप एक छोटी सी चपाती लें, उसके साथ सालन जो है ना वो आप बेशक बाद में अगर वो चपाती छोटी लगे तो आप चम्मच से वो सालन खा लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया कि आपने जब भी सैरी करनी है या अफ्तारी करनी है, उसको आपने खाने को आधा घंटा चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाना है। ठीक है। ठीक है। अगर आप चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, एक तो आपका जो आप दिमाग है वो बड़ी 20 मिनट के बाद वो समझता है कि आप फुल है। अच्छा। तो स्टाइटी जो है ना, इत्मीनान कि अब मेरा पेट भर गया है, अच्छा। वो जो सेंस है ना वो आपको आती है आहिस्ता खाने में। अगर आप तेज तेज खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा भी खा लेंगे लेकिन आपको वो स्टाइटी लेवल आपका नहीं आएगा। इसलिए एक लुकमे को मतलब इसका सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि आपके 32 दांत हैं तो एक लुकमे को 32 दफ़ा आप चबाएं। वो जब अच्छा, इससे एक फ़ायदा और होगा, जब आप अच्छी तरह चबा के उस खुराक को मैदे में फेंकेंगे तो वो मैदे को काम नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी इतनी च्यू हुई है। ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ उसमें तेजाब उसमें मिलेगा, उसको वो चर्न करेगा और उससे बड़ी जल्दी फिर उसको आगे भेज देगा। ठीक है। ठीक है ना। तो आपको बदहजमी, आपको इस तरह के खट्टे डकार और ये चीज़ें। तो सर अगर फ्राइड चीज़ों में से किसी का हमने चॉइस करनी हो तो कौन सी फ्राइड चीज़ को हम चॉइस कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि हम करते हैं वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल, जो कुकिंग ऑयल है उसमें फ्राई करते हैं। तो कुकिंग ऑयल जो है ये हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। आप उससे बेहतर है कि सरसों का तेल जो है उसमें फ्राई कर लें। लेकिन असल चीज़ है मिकदार आपने थोड़ी रखनी है, क्योंकि अक्सर फ्राई की हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से होती हैं। ठीक है ना। तो जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आप खाएंगे उतना ही आपका जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और उतनी आपकी इंसुलिन की स्पाइक आएगी। असल चीज़ है कि आपने इंसुलिन को नीचे रखना है। तो मैं कह रहा था कि आपने फास्ट को ब्रेक करना है जी। ठीक है ना। तो लिहाजा फास्ट को जब ब्रेक करना है तो आपने बिल्कुल थोड़ी चीज़ लेनी है, ज़्यादा नहीं खाना। फिर तो आपका जिस्म रहेगा तंदुरुस्त, आपको रोज़े का होगा फ़ायदा। ठीक है। और उसके बाद जब आप तरावी पढ़ेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो सर प्रोबायोटिक्स जो हैं वो कितना हेल्पफुल हैं ब्लोटिंग को प्रिवेंट करने में?
जो प्रोबायोटिक है ना, ये जो गट हमारे गट माइक्रोबायोम है, जो हमारे अंदर बैक्टीरिया हैं, जो हेल्दी अगर होंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। उनके लिए प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। प्रोबायोटिक्स हमारे, और ये ग्रीक योगर्ट जो है ये भी प्रोबायोटिक है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर हम खाएंगे ना, तो उससे हमारे गट माइक्रोबायोटा हेल्दी रहेंगे। वो हेल्दी रहेंगे तो ना आपकी गैस बनेगी, ना आपको कोई ऐसा मसला होगा, ना आपकी जो हमारी ग़िज़ाएं जो हैं उसमें से कौन कौन सी ग़िज़ा जो है प्रोबायोटिक है जो हम सेफली यूज़ कर सकते हैं? आप जो है ना, दही हो गया, मोस्टली तो यही है, ठीक है ना। उसके बाद जो अपना आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना, ये सारा ये बेसिकली फाइबर है, और फाइबर जो है ना वो खुराक है हमारे गट जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए। तो सर फाइबर का क्या रोल है ब्लॉटिंग में, गैस में, ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने में? अच्छा, जो फाइबर है ना, इटसेल्फ भी ब्लोटिंग कर सकता है जी। अगर आप यूज टू नहीं है फाइबर लेने के और एकदम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो आपको गैस करेगा, ब्लोटिंग करेगा। आपने शुरू में थोड़ा थोड़ा फाइबर लेना है। वैसे तो मैक्सिमम जो है ना वो 30-35 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है ना। अप टू 1 ग्राम पर केजी तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसको ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है। शुरू में बहुत थोड़ा फाइबर लेना है ताकि जिस्म आपका ट्यून अप हो जाए फाइबर को, ठीक है ना। इसलिए अपना आपने ये कोशिश। ठीक है। तो सर जो पेशेंट होते हैं अल्सर के या एच पायलोरी के, अक्सर बता रहे होते हैं कि हमारे अगर खाली पेट जलन फील करते हैं अपने स्टमक में, तो वो रोज़ा किस तरह से रखें? क्या उनके लिए गाइडलाइंस है रोज़े में? देखें जी, उनके लिए एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ ना खाएं, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा तली हुई चीज़ होगी वो उतनी स्टमक में ज़्यादा देर रहेगी और उतनी ही तजाबियत ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना। और दिन में ना आप पानी पी सकते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, ना आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप हल्की सी चीज़ आप लें। अगर आपको अक्सर तजाबियत हो जाती है तो आप सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ ना लें। उसके लिए ग्रीक योगर्ट आप ज़रूर ले लें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अंडा ले लें, ठीक है ना। और इसके अलावा तो सर ये जो चाय काफ़ी का इस्तेमाल है, ये सहरी टाइम बेहतर है या इफ्तारी टाइम बेहतर है? इफ्तारी टाइम। सहरी में तो आपने लेनी ही नहीं चाय कॉफ़ी। उसकी रीज़न ये है कि ये इनको डायूरेटिक कहते हैं, कि जो चीज़ें जिनसे पेशाब ज़्यादा आए उनको डायूरेटिक्स कहते हैं। तो लिहाजा ये उतना ज़्यादा आपको डिहाइड्रेट कर देंगे जल्दी, बार बार यूरिन आएगा। आपने जितना भी पानी या जितना भी लिक्विड पिए होंगे वो निकल जाएंगे गुर्दों के रास्ते बाहर, ठीक है। इसलिए ये चाय और उसको कोशिश करें। और फिर ये है कि आपने उसके बाद सोना है, ये नमाज के बाद। तो अगर आपने काफ़ी चाय ली होगी तो आपको नींद पे इफेक्ट होगा। नींद पे इफेक्ट होगा तो आपको डिस्पेप्सिया या बदहजमी या गैस गोला ये आपको ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आज कीमती बातों से हमें आगाह किया। नाज़रीन, जैसा कि आज डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत यूज़फुल टिप्स बताई हैं कि कैसे हम मैदे की गैस, तेज़ाबियत और फारे से बच सकते हैं। रोज़ा जो है वो हमें सब्र सिखाता है, हम इत्दाल से खाएं तो बेहतर है, सादा खाएं, आहिस्ता खाएं, चिबा चिबा के खाएं, ओवर ईटिंग से बचें। तो ये एक्चुअली ये हमारी गलत हैबिट्स ही होती हैं जो हमें बीमार करती हैं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे एनर्जेटिक। अल्लाह हाफिज़।